तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ रहे थे? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ रहे थे, है ना? तो हम लोगों ने उसमें पहला जो सबसे प्रमुख बातें थी वो हम लोगों ने इस चीज को देख लिया था। क्या देख लिया था? कि कहाँ गया इसकी पेन? देख लिया। भारत, तुम्हारा ड्यूटी है सारा अखरोट तोड़ तोड़ के लाएगा, कल लेके जाएगा, सारा अखरोट तोड़ के ले आएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, है ना? इसको इंडियन इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या कहा जाता है? 1909। मैंने बार बार इसके ऊपर जोर दिया है कि ये वीवीआई है एक तरह से, इसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। तो पहली बात मैंने बताई थी कि कैसे जो है स्वदेशी आंदोलन के बाद एक तरह से यह तो क्लियर हो गया था कि बंगाल का विभाजन अब होगा नहीं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों को एक तरह से आईना दिखा दिया था। उसकी भली पुष्टि जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार में होगी, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि अब बंगाल का विभाजन नहीं होगा। तो भाई मुसलमानों को जो लिया गया था अपने बातों में कि भाई साहब हम आपके लिए एक अलग से मुस्लिम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, और ये पूर्वी और खासतौर पे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, तो बड़े खुश थे भाई साहब कि कहाँ दिख रही है? हमको लगा कि वहां पे बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी, तो उधर को मुसलमानों को अपने कन्विंस किया गया कि हम क्या करेंगे, आपके लिए एक अलग से मुस्लिम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। लेकिन इससे बहाना तो ये था कि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन कर रहे हैं, जो तुमको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, छूट गया है पिछला, है ना? लेकिन इतना ही समझो कि बंगाल को आधा आधा कर दिया गया था। अब ये बंगाल विभाजन को जब रद्द करने की जो भूमिका तैयार हो गई, तो मुसलमानों को किसी हाल में तो खुश करना था, मुसलमानों को अपने पक्ष में झुकाए रखना था। तो जब लॉर्ड मिंटो जब भारत का वायसराय बन के आया, तो उसने क्या किया? जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 की आएगी, क्या आएगी? मॉर्ले मिंटो, इसको क्या कहा, इसी को ना कहा जाता है मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हाँ, हमको पता है क्योंकि स्पीकर ऑफ करके रखी गई है। ये जो, हाँ, ये सिर्फ जो है ना ऑनलाइन बच्चों के रिकॉर्डिंग के लिए, ऑनलाइन बच्चों की सेवा के लिए है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चिंता ना करें। हमारी बातें सुनाई दे रही हैं आप सबको? हमारी आवाज बड़ी दबंग है, आराम से 100-150 बच्चे सुनते हैं कि नहीं सुनेंगे? इतनी आवाज न, देखो त्रिपुरारी सर कितना जोर जोर से बोलते हैं। पहले 250-250 बच्चों के बैच को एकदम बिना माइक के बोल लिया करते थे, अब जाके माइक पहनते हैं। हमारी आवाज कमजोर है क्या? लड़की की तरह करके बोलते हैं हम लोग, नहीं ना? वैसे लड़कियों का भी आवाज बहुत दबंग होता है, ऐसे हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। कभी लड़कियों को चिल्लाते हुए झगड़ा करते हुए देखो गांव में, कभी 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 गांव कभी गांव में महिलाओं को आपस में लड़ते हुए देखो, फिर पता चलेगा कि उनकी आवाज में कितना जोर है। पूरा गांव जो है ना सर पे उठा लेती है। और घर में अगर भाई बहन झगड़ा हो जाए तब देखो, फिर तो हो क्या ही बात है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहा जाता है ना। तो मॉर्ले साहब क्या थे? मॉर्ले साहब हमारे भारत सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी थे, है ना? भारत सचिव क्या होता था? भारत सचिव आप सबको पता है, भारत सचिव एक कैबिनेट पद होता था, एक मंत्री पद होता था। क्या होता था? कैबिनेट मंत्री होता था। हम लोग क्या मंत्री कहा जाता है ना? हम लोग क्या कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका में भी सेक्रेटरी कहा जाता है उनको। मंत्रियों को क्या कहा जाता है? वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री नहीं होते। पद इक्विवेलेंट है, बराबर है, लेकिन उनका नाम अलग है। तो भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी क्या है? पद है, कैबिनेट मंत्री है। कौन है? मॉर्ले साहब है। और मिंटो क्या है? मिंटो हमारे क्या है?
वायसराय है, वायसराय है, ठीक है ना। तो भाई साहब इन्होंने रिपोर्ट दिया, भाई साहब इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं मुसल अच्छा, इस रिपोर्ट के ऊपर कांग्रेस की भी बहुत सारी अपेक्षाएं टिकी हुई थी और मुसलमानों की भी अपेक्षाएं बढ़ गई थी। कांग्रेस की अपेक्षाएं क्या थी, क्योंकि मिंटो साहब आकर के फूट डाल चुके थे कांग्रेस में। जो नरमपंथी दल है और गरमपंथी दल है ना, शुरुआती चरण में थे ना नरमपंथी दल गरमपंथी दल। तो जो नरमपंथी दल है उनका भी सहयोग था स्वदेशी आंदोलन में। मोर्ले मिंटो साहब ने भड़का दिया, भाई साहब आप उनसे अपना सपोर्ट खींच लीजिए, हम आने वाले समय में जो आ रहा है, जो हम लोग अधिनियम ला रहे हैं उनमें जो है दे दो चेयर, दे दो चेयर, दे दो। कहाँ है? छोड़ेंगे नहीं लेकिन, है हाँ। ए, तुम्हारा मित्र किधर है? उसका तबीयत खराब हो गया, तुम्हारा मित्र किधर है भाई? तुम्हारा मित्र उधर है और इसकी मित्र इधर है, इसकी मित्र इधर है। तुम्हारा ही मित्र, तुम्हारा सब कोई मित्र है और तुम अजात शत्रु हो। हाँ मैंने जिसका कोई शत्रु ना होता है, जिसका आज कोई शत्रु नहीं होता। हाँ, खैर। तो वायसराय तो इन्होंने इन्होंने भारत जो नरमपंथियों हैं, नरमपंथी है कांग्रेस के जो धड़े में नरमपंथी हैं, उनको एक सपना दिखा दिया था कि हमारी अधिनियम आ रही है, उसमें आप जो कहिएगा वो डिमांड हम पूरा करेंगे, आप अपना सहयोग जो है अपना सपोर्ट नरमपंथियों पर से खींच लीजिए। अपने देखेंगे 1908 में धड़ाधड़ जो है गर्मपंथियों के ऊपर दबाव बननी शुरू हो जाएंगी, जब सपोर्ट खींच लिया नरमपंथियों ने एक तरह से। 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ वहां पे विभाजन हो गया, नरमपंथी अलग और गर्मपंथी अलग हो गए, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया गर्मपंथियों का। इसको तिलक साहब को कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया। अरविंदो घोष को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई केस में, लेकिन वो निकल गए कहाँ, बाबा जी बन गए उधर, संन्यास धारण कर लिया, वो चले गए पौंडीचेरी। हाँ, फिर जो है अन्य नेता जो है अजीत सिंह हो गए पंजाब में, ये लोग जो है लाला लाजपत राय, ये लोग निर्वासित हो गए। बात समझ रहे हैं? तो सारी जो है गरम दल छिन्न भिन्न हो गई। किस एक्सपेक्टेशन पे? मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, मॉडलेमेंटो सुधार, फैन चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इस पे अब मुसलमानों की भी अपेक्षा टिक गई और कांग्रेस की भी अपेक्षा टिक गई है, मुस्लिम लीग की भी। और इस पे अभी जब ये मॉडलेमेंटो रिफॉर्म आया, जिसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ भारत परिषद अधिनियम, जब आया तो मुसलमानों की जो अपेक्षाएं हैं वो काफी हद तक पूरी हो गई, लेकिन जो हमारी कांग्रेस है जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज्यादा सुधार होने की चांसेज है, वो नहीं हुआ। ठीक है, आक्रोशित हो गए। ठीक है, लेकिन कर भी क्या कर सकते थे। अभी मुसलमानों के लिए क्या किया गया, मुसलमानों के लिए क्या किया गया? मुसलमानों के लिए पहला काम तो ये किया गया कि मुस्लिम्स के लिए क्या किया गया? सीट्स क्या की गई? रिजर्व कर दी गई। सीट्स रिजर्व कर दी गई। सीट्स रिजर्व कर दी गई। और सीट्स रिजर्व करने का मतलब नहीं है, आज के वक्त में भी सीट्स रिजर्व होती हैं, महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, है ना, दलितों के लिए सीट रिजर्व रहता है, ओबीसी के लिए सीट रिजर्व रहता है। तो सीट जब रिजर्व रहता है तो उस पर वही लोग खड़े होते हैं, लेकिन वोट तो सारे लोग देते हैं। अगर आज महिला कैंडिडेट महिला हो जाए सीट, पूछे ना तुमसे। तो 6 नंबर। तो बात दरअसल इतनी सी थी, तुमको भी चाहिए फैन। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? अच्छा हाँ, इसकी नौटंकी चल रही है ना आजकल। हाँ, इसकी नौटंकी चल रही है। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, हमारे प्रशांत सर कॉल कर रहा हूँ। जी प्रशांत जी, क्लास ले रहे हैं। हाँ चलना तो है, आज चला ही जाए। 4 बजे छोड़ दे, आप जब आ जाए 4 बजे तक आज छोड़ दो। ठीक है आइए। ठीक है,
तो आज के वक्त में अगर मान लो महिला सीट रिजर्व हो गया, तो महिला सीट यदि रिजर्व हो गया, शर्मा रहे हैं। नहीं, कुछ कुछ होता है। कभी सरकारी फैन को घूमते हुए देखे हो ऐसे अपना? उसको तुम उसको ना पोक मत करो, देख रहे हो आक्रोशित हो जा रहा है रह रह के। तो बात इतनी से कि अगर यदि महिला सीट यह हो जाए, तो महिला सीट होगा तो क्या होगा, महिला खड़ी होंगी लेकिन वोट तो सारे लोग देने जाएंगे। उस समय का टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। मुस्लिम्स के लिए सीट्स हैं तो मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट देंगे, उनको और कोई वोट नहीं देगा। अब यहां से जो ये पृथक निर्वाचन की प्रणाली शुरू होगी, सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली शुरू होगी। मैं बार बार बोलता हूं कि यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन की शुरुआत की कहानी है, यहीं से कहानी शुरू होगी। ऐसे तो भारत तो ऐसा तो था नहीं कि भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमानों के बीच में हमेशा से भाईचारा ही रहा है। दंगे तो हमारे इतिहास में रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो इतिहास रहा है वो रहा है पूरी तरह से खत्म कर दो जो भी भाईचारा बचा हुआ है। ठीक है, वही आजकल एक और पॉलिटिकल पार्टी का भी वही काम है आजकल। ठीक है, कि पूरा भाईचारा खत्म कर दो। तो अब यहां से बीज डाली गई, भारत हिंदू और मुसलमानों के मन में एक तरह से एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना भरी गई। मुसलमानों को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, मुसलमान अपने आप को खास समझने लगे। हिंदुओं के मन में यह होने लगा कि भाई साहब हम जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब यहां से मुस्लिम्स को क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की प्रणाली, पृथक निर्वाचन दिया गया। क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन किया गया। तो इसीलिए मिंटो को पृथक निर्वाचन, या इसको हम सांप्रदायिक निर्वाचन भी कह सकते हैं। तो मिंटो साहब को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। चलो कॉपी खोलो, लिखेंगे। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं वो छापिएगा, लिख लिए हैं वो, लिखिएगा इसे, या इस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को इस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। हो गया? और लॉर्ड मॉर्ले उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे। लॉर्ड मॉर्ले उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे। उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे। जबकि लॉर्ड मिंटो तत्कालीन भारत के वायसराय, भारत के तत्कालीन वायसराय थे। भारत के तत्कालीन वायसराय थे। देखेंगे इस अधिनियम के तहत पहली बार, अगला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों को अलग से मुसलमानों को अलग से निर्वाचन में एक मिनट हो गया, सांप्रदायिक क्या लिखा आपने?
मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन के आधार पर, पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दी गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दी गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दी गई। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। तो जो विधान परिषद था वो चाहे केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो। विधान परिषद क्या था भाई? भाई कौन बताएगा विधान परिषद क्या था? हाँ बताओ, विधान परिषद क्या था? कोई नहीं बताने वाला है। पढ़ लिख के भवक्कड़ मियां बन गए आप लोग, मुंडी ला रहा है भाई। विधान परिषद का कार्य क्या होता है? आज के वक्त में भी विधायिका का कार्य क्या है? अरे भाई, है ना, इस संविधान में बदलाव करना या नए कानूनों का निर्माण करना, समय बदलते हुए समय के अनुरूप से संविधान में संशोधन करना, यही कार्य करते हैं ना विधायिका। जो विधान परिषद का निर्माण हुआ अंग्रेजों के समय में, वो 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ। और 1853 के चार्टर एक्ट के बाद विधान परिषद जो एकमात्र कठपुतली थी, सिर्फ दिखावटी परिषद का एक कार्य कर रही थी, समय के साथ साथ उसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया, जो पहले भी हम देख चुके हैं। 1909 आते आते विधान परिषद, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों ही जगह प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है, दोनों ही जगह गैर सरकारी सदस्य, ये वो सदस्य थे जो जिनका ऑफिशियल पावर नहीं था, है ना, ये गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे ज्वाइन करते थे, ठीक है। तो इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनफैक्ट जिस केंद्रीय विधान परिषद में मात्र 16 सदस्य होते थे, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60 सदस्य कर दिया गया, ठीक है। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद, अब तो प्रांत अलग अलग प्रकार का है, बंगाल हो गया, नहीं, पंजाब हो गया, मद्रास हो गया, अलग अलग बहुत सारे 11 प्रांत निर्माण किए जाएंगे, 11 प्रांतों का निर्माण। अब ये इनकी साइज अलग अलग है, पॉपुलेशन अलग अलग है, तो सबके अंदर सदस्यों की संख्या भी अलग अलग होंगी। लेकिन इतना जरूर किया गया कि प्रांतीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी बहुमत कर दी गई, उनके सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ा दी गई कि वो सरकारी सदस्यों की संख्या से ज्यादा हो गए। सरकारी सदस्य यदि 20 है तो उनकी बढ़ा के मान लीजिए 30 कर दी गई, तो सरकारी की अपेक्षा अब गैर सरकारी की संख्या बढ़ गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई, सदस्यों की बहुमत नहीं। चलिए इस पॉइंट को लिखेंगे, लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्य, ब्रैकेट में लिखेगा गैर सरकारी सदस्य, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य, ब्रैकेट में गैर सरकारी सदस्य जिनका निर्वाचन होता था, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। में वृद्धि कर दी गई। लिखेंगे अगला पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा, गैर सरकारी, क्या लिखा आपने? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई तथा प्रांतीय विधान परिषदों में, तथा प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी बहुमत स्थापित हो गई, इनकी बहुमत स्थापित हो गई। अभी तक जो है, लिख मत देना ये, अभी तक किसी भी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है, उसमें किसी भी भारतीयों को मौका नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ मात्र जिनमें जिनमें कोई पावर नहीं है, किनमें? विधान परिषद में। सिर्फ विधान परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी परिषद जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की या वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसका कार्य क्या था? सभी योजनाओं को लागू करना, चाहे नई नियमों को पहले डिजाइन करना, डिसाइड करना और उसको विधान परिषद से पास करवा के फिर से लागू करना। कार्यकारिणी परिषद सभी फंडामेंटल्स जो डिसीजंस हैं वो यही लेती थी। तो इसमें कोई भी भारतीय अभी तक शामिल नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर हाथ में था। पहली बार किसी भारतीय को 909 ईस्वी में, किसी भारतीय को 909 में, 1909 में शामिल किया गया। थैंक यू। तो 1909 में शामिल किया गया और इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को सबसे पहले इसमें क्या किया गया? शामिल, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। और कैसे? किस सदस्य के रूप में? एज ए लॉ मेंबर। कैसे? विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। तो लिखिएगा, पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय की नियुक्ति की गई, किसी भारतीय की नियुक्ति की गई, किसी भारतीय की नियुक्ति की गई। लिखेंगे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यहां पर लिखा है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को
विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में नियुक्त की गई, नियुक्त किया गया, कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट लिखेगा। तो अब न सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्या कर रहे हो? क्या? इस रूम में एक भी मच्छर नहीं है, एक मच्छर नहीं देखे तो। हो सकता है तुमको बाहर खोज रहा होगा, नहीं मिले होगा तो आ गया होगा यहाँ पे, तो लोग तरफ भेज जाता। तो मित्र उसका है तो तुम्हारी तरफ कैसे आ जाएगा? तो अपने मित्र से अटैक करवा रहे हो मेरे ऊपर। भाई तुम्हारा मित्र उधर है, कहाँ बोर आ रहे हो उधर? देखो उधर जाओ। हाँ, बढ़े आगे। तो हो गया। अरे वो बहुत ऐसा कीड़ा नहीं, अजगर नहीं है तुमको लील जाएगा। हाँ, फालतू डेढ़ाता रू। आगे बढ़े। पहली बार, पहली बार नहीं है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद के निर्माण के बाद प्रत्येक अधिनियम में विधान परिषद की पावर्स को इंक्रीज किया जा रहा है। इसमें भी विधान परिषदों दोनों स्तर पे, केंद्रीय या प्रांतीय दोनों ही स्तर पे इसके पावर को बढ़ा दिया जाएगा। किसके? विधान परिषद। क्या? तो अब न सिर्फ विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, बल्कि जो बजट आता है उस बजट पर संकल्प भी रखा जा सकता है, रेजोल्यूशन। इसको रेजोल्यूशन कहा जाएगा। मतलब और भी अब पावर जो है पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है विधान परिषद को। लिखेंगे केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तरों पर विधान परिषद की शक्तियों को, केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद के शक्तियों को, केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद के शक्तियों को, शक्तियों को बढ़ाकर या बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। लिखेंगे अब विधान परिषद, हाँ लिखेंगे अब विधान परिषद के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे या बजट पर संकल्प रख सकते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे तथा बजट पर संकल्प रख सकते थे। अगला पॉइंट। चलिए अब आइए भारत शासन अधिनियम 1919। शासन अधिनियम 1919। यह बड़ी कमाल की अधिनियम थी, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए जी, 1919 की जो अधिनियम आई
उस समय भारत में जो वायसराय हैं उनका नाम है चेम्सफोर्ड। वायसराय नाम है चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो सचिव है, कौन सचिव? भारत सचिव, वो है मॉन्टेग्यू। स्पेलिंग एरर होगा तो देख लेंगे आप। इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार अधिनियम कहा गया। तो प्लीज इस फैक्ट को लिखें जरा। लिखेंगे, उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे तथा 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 भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। तथा भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। ठीक है। अतः इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अतः इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अभी भाई साहब ये तो कमाल की बात हो गई। आप जानते होंगे हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन। इसमें अच्छा आ रहा होगा, शक्तियों का ठीक है, शक्तियों का विभाजन। अभी ये कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है और इसका सबसे साक्षात नमूना है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में क्या किया गया है कि हमारी जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कानून बनती हैं, सब्जेक्ट्स किसको कहा जाता है? विषय को कहा जाता है। और विषय ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री नहीं है, ये विषय है जिनके ऊपर कानून बनता है। जैसे शिक्षा, शिक्षा के ऊपर कानून बनता है। स्वास्थ्य, इसके अतिरिक्त लॉ एंड ऑर्डर, वन, रोड, मैंने बहुत सारे विषय हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कई सारे, जैसे अभी रक्षा है, तो रक्षा जो है बिहार सरकार अपनी करेगी कि बिहार की रक्षा इंडिया केंद्र सरकार करेगी? अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो रक्षा कौन करेगी? केंद्र सरकार। और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर संभालना होगा तो कौन संभालेगा? बिहार सरकार। तो रक्षा का, जो डिफेंस का जो विषय है वो है आपके केंद्र सरकार के पास, और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है वो है आपके राज्य सरकार के पास। तो कैटेगराइज, सेपरेशन कर दिया गया, पावर को बांट दिया गया। एक ही आदमी तो सब नहीं कर सकता। बोले कि अभी भाई ये शादी है, अर्जुन के भाई की शादी है, अरे बोले ना सब हटो भाई, अभी हम ही सब करेंगे, सब भोज में हम ही खिलाएंगे, सबको पानी भी हम ही चलाएंगे। तो पता चला कि एक दिन खिलाने में बीत गया सब, और शादी भी हम ही करेंगे। हटो भाई हैं भैया, हटिए आप, हाँ आपके बदले हम ही जाएंगे। आप क्या करेंगे भैया जी? बोलो।
अभी तो जाएगा, सहबोलिया उसी को कहते हैं जो मित्र होते हैं, सहबाला। हम लोग अपने क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम सहबोलिया बना के ले जाते हैं। वो सहबोलिया थोड़ी होता है, नाम ही है सहबोलिया, मतलब दूल्हे के रूप में, के साथ प्रवक्ता के रूप में जाए, दुल्हा को डिफेंड करने वाला जाए। कैमरामैन तो लड़की वाले का कैमरामैन है कि लड़का वाला का कैमरामैन, ये भी तो डिपेंड करता है। नहीं सहबोलिया, आप पता है गोद में लिए हुए दुल्हा जो है अपने भगिया को गोद में लिए टांग के घूम रहा है। वो क्या, अब वो क्या जवाब देगा बेचारा है। अब बोले दुल्हा जी से कि इसको प्रणाम लिया था, सिलौट लोला लेके लिया था, इसको प्रणाम कीजिए, ये हमारे यहाँ के देवी है, हमारा देवता है। और बेचारा मुंह ताकता है दूल्हा, अभी गोद में भगीना मुंह देख रहा अपने मामा का। मामा क्या किया जाए बताइए अब, है कि नहीं, करवाता है लोग कि नहीं। और उसके बाद जो है क्या करता है सब की, मैंने जो हम देखे अपने रिश्तेदारियों में कि कुर्सी जिस पे बैठाया जाता है उसके नीचे पापड़ रख देता है सब, और पापड़ रख के जो है कि नहीं, तो चीजों। हाँ माँ, अरे ठीक है मिंगू, थोड़ा नीचे मेरी माँ है, वो समनवा लेते हैं और नीचे क्या है। एक किधर हो तुम, किधर हो तुम। अरे शुद्ध देखो तो नीचे थोड़ा, माँ माँ नीचे है, थोड़ा देख लो। हाँ, एनालाइज नहीं किया जाता है। और उसके बाद देखो नखरा होगा दुल्हा के कपड़ा पहनने ना, रउआ यही जब मर्दानी धोती पहनी, अब कहेंगे ना हम धोती ना पहने ऊपर से लपेट ले हम। अब पहनवाया जाता है, गलती से हमको नहीं पहनने आया तो तौलिया की तरह लपेट लेंगे। वो भी सीख के जाना पड़ता है बउआ। हाँ, तो नहीं पहनेंगे तो उसे अच्छा पहले ही से धोती पहन के जाओ, अपना धोती पहन के, आजकल रेडीमेड धोती आ रहा है। तो रेडीमेड धोती आ रहा है, हम तो भाई हम सोच लिए अपनी शादी में वही पहन के जाएंगे, और 15-20 गाना याद करके जाएंगे। यार गाना आ जा, रिसेप्शन में खाने आ जाना। अच्छा अभी दूर की कौड़ी है भाई, रुक जाओ, अभी तो ये सपना संजोना। तो अब एक सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसको क्या किया गया है, इसको केंद्र सूची नहीं, इसमें राज्य सूची, और क्या किया गया है, और समवर्ती सूची, इसमें क्या किया गया, बांट दिया गया है। तो कुछ बहुत ऐसे विषय हैं जैसे आपकी जो है रक्षा हो गई, आपकी जो है कम्युनिकेशन संचार हो गया, है ना, आपकी शिक्षा, शिक्षा तो राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है, तो वो समवर्ती में आ जाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे विषय हैं जो किसके पास है, केंद्र के पास है। उसको डील कौन करती है, केंद्र सरकार। या बहुत ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सरकार डील करती है, और कई ऐसे विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में रख दी गई, जिस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बना चुकी है और कल होके उसी विषय पर केंद्र को कानून बनाना है, तो केंद्र की कानून की मान्यता होगी, राज्य की बनाई गई कानून की मान्यता नहीं चलेगी। और केंद्र जब उसी विषय पे कानून बना देगी तो वो कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा, ना कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर राज्य में लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब भाई शक्तियों का विभाजन जो है पहली बार जो दिखेगा वो इसी 1919 के शासन अधिनियम में। अभी तो लिखे थे 1919 का अधिनियम, कहां गया। हाँ, यही ना है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि भाई इसमें किया गया क्या कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स जिसको कहा गया, विषय कहा गया, विषय को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। विषय को एक संघीय सूची और एक प्रांतीय सूची। एक संघीय विषय और एक संघीय विषय और एक प्रांतीय विषय।
तो संघीय विषय में तो कोई दिक्कत नहीं था इसमें। चलो इस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? इस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? केंद्र का था, वायसराय का था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की थी। समस्या उठ के खड़ी हो गई प्रांतीय विषय में, क्योंकि प्रांतीय विषय में अब क्या किया गया कि प्रांतीय विषय को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, एक विषय था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, जिसको कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या क्या कहा गया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। क्या है? रिजर्व करके, आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, आरक्षित विषय। समझ में आ रहा है ना सबको? आरक्षित विषय क्या? तो जो विषय इसमें डालेगा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट गवर्नर जनरल अपने हाथ में कंट्रोल करके रखे हुए हैं। समस्या कहां उठ के खड़ी हुई? जो प्रांतीय विषय था, जो राज्यों को दिया गया, जो प्रांतों को जो कानून दी गई, उसमें क्या किया गया? दो कैटेगराइजेशन कर दिया गया। एक ऐसे विषय जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहलाए वो, और एक विषय जो कुछ विषयों को डाल दिया गया किसमें? रिजर्व सब्जेक्ट्स में। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है, इस पे फुल कंट्रोल था उस प्रांत के, किसके पास? गवर्नर के पास। किसके पास? गवर्नर के पास। जैसे मद्रास अगर एक प्रोविंस है, एक प्रांत है, तो मद्रास का गवर्नर होगा, वो किस पे कंट्रोल रखेगा? रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं, वो अपने लिए क्या रखा है? रिजर्व करके रखा है कि इन सब्जेक्ट्स पे हम कंट्रोल रखेंगे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, बजट, पैसा दूसरे को क्यों देगा? पैसा अपने पास रखेगा, बजट का शक्ति अपने पास रखेगा, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस अपने पास रखेगा, प्रशासन का कंट्रोल अपने पास रखेगा। बात समझ रहे हैं? और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो है, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो जो कैबिनेट था, जो मिनिस्ट्रियल कैबिनेट था, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, उनके सलाह पे, मिनिस्ट्रियल जो कैबिनेट था, उनके सलाह पर, ये सलाह किसको देगा? ये सलाह देगा गवर्नर को, और गवर्नर उस सलाह के अकॉर्डिंग, उस सिफारिश के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब ये पावर किसको मिला? चुनाव के माध्यम से जो चुने जा रहे हैं सदस्य, और जो एक तरीके से उस प्रोविंस को रन करने का काम कर रहे हैं, वो इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल रखते थे और वो सलाह देते थे। अभी भी गवर्नर ही डिसाइड कर रहा है, लेकिन सलाह किसकी जा रही है? सिफारिश किसके जा रही है? मिनिस्ट्रियल कैबिनेट की जा रही है। ठीक है, तो यहां अब इसमें क्या है? इसमें दे दिया गया शिक्षा। बताइए भाई, शिक्षा चलाइए। इसमें स्वास्थ्य, इसमें क्या दिया गया? साफ सफाई, सैनिटेशन, छोटे मोटे इश्यूज जिसमें पैसा का कंट्रोल डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं रहे, या प्रशासन का कंट्रोल डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं रहे। ठीक है, अब इस तरीके से जब दो तरह का सिस्टम जब लाया गया, जिसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय का निर्माण किया गया, तो इसमें हुआ क्या कि मिनिस्ट्रियल जो मेंबर्स थे, जो मिनिस्ट्री के मेंबर्स थे और गवर्नर, इनके बीच में क्लैशेज होने लगा। क्या होने लगा? संघर्ष होने लगा, जैसे अभी दिल्ली में होता है। दिल्ली क्या है? दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, और केजरीवाल जी के पास लिमिटेड पावर है। मैक्सिमम पावर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अब कोई भी फाइल भेजते हैं गवर्नर के पास साइन होने, गवर्नर के मन में थोड़ी भी बदमाशी हो, साइन नहीं करेगा, फाइल को लटका कर रख देगा। सेम पार्टी की सरकार होता तो चलेगा, लेकिन पता चला लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी और पार्टी के थ्रू आया है, और इसलिए हम बोल रहे हैं किसी और पार्टी के थ्रू आया है क्योंकि वो एक तरह से पॉलिटिकल पोस्ट ही है। भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है, उसको संविधान में माना गया है कि वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन एक तरह से वो क्या है? राजनीतिक, उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को की नियुक्ति करती है। ठीक है,
तो अभी क्लासेस होता है दिल्ली में बहुत ज्यादा, यमुना के साफ सफाई को लेके, स्कूल को लेके तरह तरह की समस्याएं वहां पे। इस सिस्टम को कहा गया डायरकी। क्या कहा गया? डायरकी। डायरकी मतलब द्वैध शासन। क्या कहा गया? एक ही जगह कितने शासन चल रहे हैं? दो शासन, एक गवर्नर सा रूल कर रहा है और एक मिनिस्ट्री रूल कर रही है। ये सफल नहीं होगा, ये एक तरह से असफल हो जाएगा। बाकी चीजें बाद में है कि नहीं? ओके।